जान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। संसार सागर है अगर तो मात पिता नाव है। जिसने करी सेवा उसका बेड़ा पार है। जिन्होंने दुखाई आत्मा वो डूबते मजेदार है। मात पिता परमात्मा मिलते न बारंबार है। मात पिता परमात्मा मिलते न बारंबार है। मिलते न बारंबार है। मिलते न बारंबार है। प्रिय साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ओके मित्रों, आप सब लोगों की इच्छा के अनुरूप और मेरे हृदय की आवाज के अनुरूप आज हम जो है एक नया बिंदु शुरू कर रहे हैं। मित्रों, ये बिंदु जो है जिस रूप में हम लोग पढ़ेंगे और सीखेंगे, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इसके बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। बस मेरे साथ आप लोगों को बिल्कुल दत्तचित्त और पूर्ण तरह से एकाग्रचित्त होकर के इस विषय का अध्ययन करना है। प्रिय साथियों, मैं अभी बोल रहा था और आप सुन रहे थे, और यदि मैं आपको बालक मान लूं तो आपने इस चीज का सबसे पहले क्या किया है? श्रवण किया है। और कुछ लोग ऐसे होंगे शायद जो श्रवण के बाद में, मैं जब बोल रहा था उसके बाद में वो भाषण कर रहे थे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो उसके बाद में जो है इसको जो है पढ़ना शुरू करेंगे और पढ़ने के बाद में लिखना शुरू करते हैं। यही भाषा के स्वाभाविक और सहज, यही भाषा के स्वाभाविक एवं सहज भाषाई कौशल है। सहज भाषाई कौशल है, और इनमें एक क्रमबद्धता होती है। इसलिए इनको भाषाई कौशल के 4 सोपान कहा गया है। भाषाई कौशल के 4 सोपान कहा गया है। और आइए मैं आपको इन्हीं भावों के साथ लिए चलता हूं इस विषय की तरफ। आप सभी जानते हैं नाम शिक्षण विधियां हैं, लेकिन हम लोग शिक्षण विधियों से शुरू नहीं करके, जहां से भाषा को सीखने का, भाषा को समझने का एक स्वाभाविक क्रम विकसित होता है, और वहां से हम लोग आज के इस व्याख्यान को प्रवर्तित कर रहे हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाषाई कौशल। भाषाई कौशल। प्रिय साथियों, पहले इस शब्द की बात करते हैं। देखिए, भाषा के साथ में आई जुड़ता है तब भाषाई बनता है। वस्तुतः संस्कृत में एक शब्द होता है भाषाइन, और फिर भाषाइन से भाषाई शब्द बन जाता है। लेकिन हिंदी में भाषाई शब्द का प्रचलन भी होता है, इसलिए भाषाई और भाषाई ये दोनों ठीक है। लेकिन स्थाई गलत होता है और स्थाई ही ठीक होता है, ऐसे आपको ध्यान रखना है, यही ठीक होता है। ऐसे ही अव्ययी जो है
ये गलत होगा और सही शब्द जो है वो अव्ययी होता है, लेकिन इधर दोनों को मान्यता कहीं ना कहीं हिंदी की दृष्टि से दी गई है, इसलिए हम लोग इन दोनों का जो है वो दोनों शब्दों का प्रयोग करेंगे। क्या आवाज में समस्या आ रही है? क्या कृपया बताएं, क्या आवाज में समस्या आ रही है, हाँ या ना? ओके, चलिए साथियों, तो हम लोग आज बात करेंगे भाषाई कौशल की। भाषा क्या है और भाषा का स्वरूप क्या है, भाषा क्या है एवं भाषा का स्वरूप क्या है, भाषा का स्वरूप क्या है, ये विषय जो है मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूं, हां या ना? या तो हां बोलिए या ना कीजिएगा कि भाषा कहते किसे हैं, भाषा और व्याकरण का संबंध क्या है, भाषा और मनुष्य के बीच में क्या संबंध है, भाषा के यदि हम हिंदी की दृष्टि से बात करेंगे तो कौन कौन से रूप है, भाषा के कौन कौन से पक्ष होते हैं, भाषा कहां से शुरुआत होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि, वर्ण, अक्षर, पद, शब्द, शब्द, पद, वाक्य और ध्वनि, ये सर जो है हम सारा का सारा सब कुछ पढ़ चुके हैं। मैंने ये निर्णय किया था कि इसलिए मैं आपको इसमें 1 से 2 घंटा अनावश्यक उलझा करके नहीं रखने वाला। बात सामान्य सी यह है कि भाषा जो शब्द है वो भाष धातु के साथ संस्कृत में टाप प्रत्यय और हिंदी में आ प्रत्यय जुड़ने से बनता है, और इसके दो रूप मुख्य रूप से हम कहते हैं, एक तो मौखिक रूप होता है और एक लिखित रूप होता है। और भाषा का मतलब है मानव के मन में जो विचार है उन विचारों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा क्या है, अभिव्यक्ति का साधन है। भाषा जो है वो क्या है, एक अभिव्यक्ति जो है उसका क्या है बोलो, साधन है। मैं इस बात को यहीं पर समाप्त करता हूं, क्योंकि मैंने व्याकरण वाले सत्र में, आवाज कट रही है, हम तो पहली बार पढ़ रहे हैं सर आपसे। चलिए बेटा, मैंने जो व्याकरण पढ़ाई है उसमें मैंने बहुत संपूर्ण रूप से भाषा का विश्लेषण कर दिया है, इसलिए मुझे यूं लगता है कि अनावश्यक मैं इस पर मेरा श्रम करूं और आपसे वो पढ़ाऊं, तो ये जो है आई और आती दोनों सही। हां चलिएगा, अब यहां से बस प्रश्न मत कीजिएगा, केवल सुनिएगा। तो यहां भाषा के स्वरूप की हम इतनी बात करेंगे। अब साथियों, भाषा के साथ में जब भाषाई शब्द हुआ तो भाषाई का मतलब क्या है, भाषा के, भाषा के, भाषाई का मतलब क्या हुआ, भाषा के। भाषाई और भाषाई दोनों शब्दों का उपयोग हम करेंगे, ध्यान रखिएगा। मैं वैसे इसी को प्रेफर करता हूं, लेकिन कुछ शब्दकोश इसको भी सही बताते हैं, इसलिए दोनों हम, क्योंकि दोनों दृष्टि से परीक्षा में आ सकता है। तो भाषाई का मतलब हो गया भाषा के, क्या हुआ, भाषा के। अब हम दूसरे शब्द की बात करते हैं और वो शब्द क्या है बोलो, कौशल। प्रिय साथियों, ये जो कौशल जो शब्द है ये क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। क्या है बोलो, भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। और ये कौशल शब्द किससे बनता है, ये कुशल शब्द है, और कुशल के साथ में हिंदी में तो अप्रत्यय कहते हैं, संस्कृत वाले कहते हैं कि अण प्रत्यय, और दूसरा एक प्रत्यय शय प्रत्यय भी होता है। इन तीनों प्रत्ययों में से कोई भी प्रत्यय आपसे पूछा जा सकता है। कुशल शब्द में को उपसर्ग नहीं है। कुशल आरंभ में कुशान लाती थी कुशलः, ध्यान से सुनना है बहुत आनंद के साथ। इस व्याख्यान को ऐसा सुनना है कि 1 घंटे में आप बहुत कुछ सीख जाओ। आरंभ में ये जो कुशल शब्द है इसका संस्कृत में कहते हैं कि कुशान लाती इति कुशलः, कुशान लाती, लाती इति कुशलः। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कुशलः, ऐसा संस्कृत में कहा जाता है। साथियों, इसका संधि विच्छेद कई जगह मैंने आपको कई बार बताया था, कुशा और ल से इसमें ल प्रत्यय जुड़ता है, तब इसमें कुशा और ल से कुशल शब्द बनता है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर देखिएगा, कुशा, कुशों को, कुशा क्या है, एक घास होती है। क्या होती है, घास। और वो घास जो है वो आगे से नुकीली होती है। क्या होती है, नुकीली होती है। उस नुकीली घास को चुन चुन करके लाना, और अंगुली के जो पोरू होते हैं उसमें किसी प्रकार का कोई घाव नहीं होना, ऐसा व्यक्ति जो होता था उसको आरंभ में कहते थे कि भाई वो कुशल है। तो अब ये नुकीली चीज होते हुए भी उससे बचते हुए, रक्त नहीं बहना, घाव नहीं होना, तब भी वो लेकर के आना, इसका मतलब एक कठिन कार्य को सरलता से करने वाले व्यक्ति के लिए शब्द आया कुशल। तो ये जो कुशल शब्द हुआ, ये कुशल शब्द क्या हुआ, विशेषण हुआ। क्या हुआ, विशेषण। और इसका अर्थ क्या है, कुशल का अर्थ है चतुर। मेरे साथ लिखेंगे आप, चतुर, निपुण,
चतुर, निपुण, दक्ष, चतुर, निपुण, दक्ष, और जो है चतुर है, निपुण है, दक्ष है और कुशल तो है ही है। तो यहां पर इस कुशल शब्द का यह अर्थ हुआ। अब इस कुशल के साथ में जब हमने अप्रत्यय जोड़ दिया तब यह शब्द बन गया कौशल, और यह कौशल क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। अब इसका मतलब क्या हुआ? चतुरता। क्या हुआ? चतुरता या फिर चतुराई, चतुरता या चतुराई। निपुणता, निपुणता, निपुणता या फिर नैपुण्य, निपुणता या नैपुण्य। दक्षता, दक्षता और दाक्ष्य होता नहीं है। तो ये कुशल कौशल शब्द का अर्थ ये हुआ कि भाषा को पढ़ने में, लिखने में, सीखने में, देखने में तमाम तरह की जो चतुरता है, जो चतुराई है, जो नैपुण्य है, जो निपुणता है, जो दक्षता है, वो कैसे हासिल की जाती है। हां, थर्ड ग्रेड का टेस्ट अपलोड नहीं हुआ है, आज भी नहीं होगा, तकनीकी समस्या है, कल हो जाएगा। अब सुनो, तो यहां पर ये अब भाषाई कौशल का मतलब क्या हुआ? भाषाई कौशल का मतलब ये हुआ कि भाई जो मनुष्य के पास सबसे बड़ा हथियार क्या है, मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है भाषा। सबसे बड़ी संपत्ति आपसे कोई पूछ ले, उसका सबसे बड़ा वैभव क्या है, उसका सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है मनुष्य का, तो वो आपको 1 मिनट नहीं लगाना है, वो है भाषा। और प्रिय साथियों, इस भाषा से जुड़ा हुआ कौशल अर्थात भाषा को सीखने में चतुराई, नैपुण्य या दक्षता हासिल जिससे की जाती है, वह उसको हम जो है बोलते हैं कौशल। बात यहां तक समझ में आ गई कि भाषाई कौशल का मतलब क्या है कि भाई भाषा को सीखने के लिए, भाषा में निपुणता प्राप्त करने के लिए, भाषा में चतुराई लाने के लिए, भाषा में दक्षता प्राप्त करने के लिए जो साधन काम में आते हैं वही क्या है बोलो? भाषाई कौशल है। क्या है बोलो? भाषाई कौशल है। देवराम, बिल्कुल, बहुत आशीर्वाद बच्चे, वह भाषाई कौशल है। अब साथियों, अब ये भाषाई कौशल जो है उसको आपको, ये 4 सोपान है भाषाई कौशल। भाषाई कौशल यहां से आप लोग लिखना शुरू करें। भाषाई कौशल, इसके भाषाई कौशल जो है इसको हम बोलते हैं, ये 4 सोपान है। और सोपान किसको बोलते हैं? सोपान बोलते हैं सीढ़ी को। किसको बोलते हैं? सीढ़ी। सीढ़ियां क्या होती हैं? परस्पर जुड़ी हुई होती है, अर्थात उन सीढ़ियों में क्या होती है बोलो? क्रमबद्धता होती है। क्रमबद्धता का मतलब क्या हुआ? एक के बाद में एक, दूसरी, दूसरी के बाद में तीसरी, तीसरी के बाद में चौथी, अर्थात एक उनमें मौलिक और सहज व्यवस्था होती है। सहज व्यवस्था होती है किसमें? सोपान में। तो यहां सहज व्यवस्था होती है, अर्थात हम एक सीढ़ी का अतिक्रमण करके यहां नहीं जा सकते। हम पहले इसमें यदि आगे हैं तो पहले दूसरी पर, फिर तीसरी पर, फिर चौथी पर, एक संपूर्ण व्यवस्था होती है। ये जो सोपान है, इस सोपान के माध्यम से हम हमारे जो है अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। क्या करते हैं? अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। ये जो सोपान है उसके माध्यम से हम हमारे अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। ये अभीष्ट लक्ष्य क्या है? जब हम भाषाई कौशलों की बात करते हैं तो भाषाई कौशल के सोपान कितने हैं? ये 4 सोपान है। इनमें परस्पर क्या है? क्रमबद्धता है। मेरे साथ बोलोगे, परस्पर क्या है? क्रमबद्धता है। और फिर क्या है? सहज व्यवस्था है। फिर क्या है? अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति होती है। कैसे अभीष्ट लक्ष्य की प्राप्ति होती है? यदि मैं इसको एक सीढ़ी के रूप में ऐसे लिख लूं, यदि मैं एक सीढ़ी बना लूं, इसकी ऐसे ऐसे सीढ़ी बना दूं, तो साथियों यहां पर जो है, यहां पर यदि पहली सीढ़ी पर क्या है? श्रवण है। क्या है बोलो? श्रवण है। तो श्रवण के बाद में जो सुनता है वही बोलता है, भाषण है। और भाषण के बाद में वाचन है, मानी पठन है। और पठन के बाद में क्या है? लेखन है। इसका मतलब ये एक क्रमबद्धता है। आप डायरेक्ट यहां पर नहीं आ सकते, या कूद के आप कहें कि मुझे सुनना अच्छा नहीं लगता, मुझे तो केवल बोलना अच्छा लगता है, तो नहीं आ सकते। ये ध्यान रखिएगा। आरंभ में मनुष्य का जब जन्म होता है तब उसके पास जो है वो, उसमें और हमारे में कोई अंतर नहीं, पशु में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन वह धीरे धीरे
पहली सीढ़ी पर सीखता चढ़ता है, फिर श्रवण के बाद में वो भाषण पे आता है, भाषण के बाद में पठन पे आता है और पठन के बाद में लेखन पर आता है। तो ये ज्ञान की एक स्वाभाविक एक क्रमबद्ध व्यवस्था थी, एक क्रमबद्ध व्यवस्था थी। और ये इसलिए कहा जाता है कि ये भाषा के जो कौशल हैं, भाषा के जो कौशल हैं, ये परस्पर क्या है, परस्पर अन्योनाश्रित है, अर्थात ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इसीलिए कई बार प्रश्न आता है कि ये अंतर संबंध है, भाषा के जो कौशल है उसमें परस्पर अंतर संबंध है। जो भाषण करने के लिए सुनना जरूरी है और लिखने के लिए पढ़ना जरूरी है, यह आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर यह आपको ध्यान रखना है, एक वैज्ञानिक तथ्य है जो मैं आपको बता रहा हूं। प्रिय साथियों, जो व्यक्ति बहरा होता है वो गूंगा भी होता है, यानी जो श्रवण नहीं करता वो भाषण भी नहीं कर सकता। एक छोटा बालक, आप याद कीजिएगा, या अपने जीवन को तो हम याद नहीं कर सकते, लेकिन एक छोटा बालक जब 1000 बार जो है सुनता है, वो मम्मा पापा, पानी, रोटी, कपड़ा, कुछ भी वो सुनेगा, तब वो पहली बार जो है कितनी बार जब सुनेगा तब वो भाषण करेगा। यदि वो सुनता नहीं तो वो भाषण नहीं करेगा। ये ध्यान रखना, भले उसकी जिह्वा इंद्री बिल्कुल ठीक हो, लेकिन ये मनोवैज्ञानिक सत्य है कि भाषण के लिए सुनना जरूरी है और लिखने के लिए पढ़ना जरूरी है। तो ये श्रवण जो है उसको आप हिंदी में और क्या कह सकते हो? हिंदी में इस श्रवण को क्या बोलते हैं? सुनना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुनना। और भाषण जो है उसको क्या बोलते हैं? बोलना बोलते हैं। और पठन जो है उसी को क्या बोलते हैं अपन? वाचन बोलते हैं। और लिखने में जो है लिखने का संबंध वर्तनी से होता है, लेकिन उसको लिखावट या कुछ भी आप बोल सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखना, इनका एक स्वाभाविक क्रम होगा। प्रिय साथियों, अब ये जितने भी यहां तक इस कौशल तक जाने के लिए आवश्यकता किसकी पड़ती है? श्रवण की। इसलिए ये जो श्रवण जो है इसको क्या माना गया है? ये आधारभूत कौशल है। क्या है बोलो? ये आधारभूत कौशल है, लेकिन ये ध्यान रखना, ये सबसे सहज है, ये सबसे सरल है, और ये जो है सबसे सरल भी है, और जो है सबसे पहला तो है ही है। आगे हम और बात करेंगे। वो सहज है, सरल है, और सभी कौशलों का आधारभूत कौशल ये माना जाता है। ऐसे आपको स्वाभाविक है। क्यों ऐसा हुआ? देखिए, सबसे सरल क्यों है? पहली बात तो आधारभूत कौशल है, क्योंकि इस सीढ़ी पर चढ़ोगे तभी इस पे आओगे, और जब इस पे आओगे तभी इस पे आओगे, और तब इस पे आओगे। लेखन तक पहुंचने के लिए आरंभ आपने कहां से किया था? श्रवण ने किया था। यह आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा यहां पर यह जो श्रवण कौशल है, यहां इसमें श्रवण के बाद में भाषण, फिर पठन, फिर लेखन, इसको हम और किस प्रकार से समझ सकते हैं, आइए हम इसके बारे में बात करेंगे। एक सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें जो है श्रवण, भाषण, पठन, लेखन, ये जो है इसको यूं कह सकता हूं कि क्रमशः कठिनता होती है। क्या होती है? क्रमशः कठिनता होती है। क्रमशः कठिनता होती है, अर्थात श्रवण से भाषण कठिन है, भाषण से पठन कठिन है, और सबसे कठिन यदि कौशल पूछे, सबसे कठिन यदि पूछे, तो सबसे कठिन कौन सा हो जाएगा? आपका लेखन हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जो श्रवण कौशल जो है, ये हमारी जो इसका संबंध केवल और केवल किससे है? कर्णेंद्रिय से, अर्थात केवल एक ही इंद्रिय से है। और सुनना हम कैसे भी कर सकते हैं, हम पढ़े पढ़े भी सुन सकते हैं, भागते हुए भी सुन सकते हैं, रोते हुए भी सुन सकते हैं, कैसे भी। सुनना एक सहज है, इसलिए मैंने कहा सहज, सरल, स्वाभाविक और आधारभूत कौशल है। इसलिए साथियों, श्रवण कौशल जो है वो क्यों सरल है? क्योंकि इसमें केवल एक इंद्रिय का प्रयोग होता है और उसके लिए कोई नियम नहीं होता। भाषण जो है उसमें एक इंद्रिय काम आती है, वो है जिह्वा, लेकिन भाषण के लिए एक व्यवस्था होती है। पठन जो है, पढ़ने में देखो क्या आएगा? जिह्वा भी काम आएगी, क्योंकि जिह्वा से पढ़ोगे, और यहां पर जिह्वा के साथ में जो है आपकी चक्षु इंद्रिय भी काम आएगी। इसलिए सबसे सरल ये था, उसके बाद में ये था, उसके बाद में ये। लेकिन लेखन जो कौशल है उसमें प्रायः सभी इंद्रियों का उपयोग हो सकता है, प्रायः सभी
ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियों का, या सभी इंद्रियों लिख देता हूं, सभी इंद्रियों का प्रयोग किया जा सकता है। इंद्रियों का प्रयोग किया जा सकता है, सभी इंद्रियों का प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए लेखन कौशल जो है वो सबसे कठिन कौशल माना जाता है। अब आइए मैं आपको इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा कि क्या, किस प्रकार से आपको इसको, मेरे साथ साथ आप जो बनाइएगा। यहां पर आप लोग जो है भाषा लिखिएगा और इधर इस प्रकार से एक लाइन खींचे, इधर भी लाइन खींचिएगा। एक डायग्राम मेरे साथ साथ आप बनाते जाइएगा। बीच में लिख लेता हूं, ये भाषा लिखिएगा। यहां पर लिखिएगा श्रवण और यहां पर इस प्रकार से लिख करके लिखिएगा भाषण। अब मैं प्रयोग इसी का करूंगा, भाषण किसको बोलते हैं मैं आपको समझा चुका हूं। भाषण यहां पर इस प्रकार से करके लिखिएगा पठन और यहां पर ऐसे करके लिखिएगा लेखन। अब देखिएगा ये जो है इधर यहां पर लिखिएगा ग्रहण, इधर भी लिखिएगा ग्रहण, यहां पर जो है आप लिखिए अभिव्यक्ति। जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं आप लोग साथ साथ में इसको बनाइएगा। अभिव्यक्ति, यहां से यदि आपके कोई बार प्रश्न आ जाए तो उसकी गारंटी मेरी है। अभिव्यक्ति, अब जो है यहां जो है इधर आप लिखिएगा अमूर्त और इधर जो है आप लिखिएगा मूर्त, इधर जो है आप लिखिएगा अनौपचारिक, अनौपचारिक, इधर जो है आप लोग लिखिएगा औपचारिक, औपचारिक, इधर ऊपर आप लिखिएगा इनपुट, इधर लिखिएगा आउटपुट। जो आउटपुट आपने लिखा है उसके आगे आप लोग लिखिएगा एक शब्द लिखिएगा निर्गत और इधर लिखिएगा आगत। अब यहां पर आप लोग लिखिए ध्वनि विज्ञान, यहां पर भी लिखिए ध्वनि विज्ञान, यहां पर लिखिए लिपि विज्ञान और यहां पर भी लिखिएगा लिपि विज्ञान। इधर आप जो है ये अभिव्यक्ति जो लिखा है उसके आगे लिखिएगा मौखिक अभिव्यक्ति और इधर जो है वो आप लिखिएगा लिखित अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति। इस प्रकार से सभी साथी, शो नहीं हो रहा है, ओनली वॉइस आ रही है, सब प्लीज अटेंशन, मुझे समझ नहीं आ रहा सब सही है या क्या प्रॉब्लम है भाई। हाँ, इसको एक बार आप लोग देख लें कृपया, क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या सभी के हो रहा है क्या ऐसा। अब ये देखिएगा ये वाला जो है इसके नीचे एक 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 नंबर लिख कर लिखिएगा अभिव्यंजनात्मक, अभिव्यंजनात्मक पक्ष। इधर आप 2 नंबर लिख करके और लिखिएगा अभिव्यक्तात्मक पक्ष, व्यक्त्यात्मक पक्ष और 3 नंबर जो है उस पर आप लिखिएगा प्रक्षेपणात्मक पक्ष, प्रक्षेपणात्मक पक्ष, प्रक्षेपणात्मक पक्ष।
ये जो है इधर जो है, इधर आपको जो है वो तीन शब्द इसी प्रकार से लिखना है। और पहला लिखिएगा ग्रह्यात्मकता, ग्रह्यात्मकता। नंबर 2 लगा करके लिखिएगा अवबोधात्मक, अवबोधात्मक, अवबोधात्मक। और नंबर 3 जो है अर्थग्रहणात्मक, अर्थग्रहणात्मक। आइए साथियों, इसके माध्यम से हम लोग बहुत शानदार ढंग से इन भाषाई कौशलों को यहां सीख रहे हैं। हां, कल से अजमेर में मिल जाएगी, पूरे राजस्थान में मिल जाएगी। पहले ये पढ़ लो आप। देखिए, ये 4 कौशल हो गए। अब यहां पर पहला कौशल मैंने आपको क्या बताया, श्रवण। दूसरा क्या है, इसमें 1 नंबर लगा देता हूं, इसमें 2 नंबर लगा देता हूं, यहां पर इसके आगे 3 नंबर लगा देता हूं, और ये है 4 नंबर। इनका स्वाभाविक और सहज क्रम है। हालांकि मौर्य मंटेसरी जो है उसने लिखने को पहले बता दिया, पढ़ने को बाद में बता दिया। वो आगे हम विशेष बातें बाद में करेंगे, और कुछ विद्वानों की नजर में क्या इन कौशल का औचित्य है उसके बारे में बाद में हम लोग बात करेंगे। अभिव्यंजनात्मक, अभिव्यंजनात्मक है, अभिव्यक्तात्मक है, प्रक्षेपणात्मक है। अब देखिएगा प्रिय साथियों, श्रवण कौशल किससे जुड़ा है, ग्रहण से जुड़ा है। और पठन कौशल किससे जुड़ा है, ग्रहण से जुड़ा है। इसका मतलब यह हुआ, आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि भाषा का अमूर्त ग्रहण पक्ष कौन सा है, भाषा का अमूर्त ग्रहण कौशल कौन सा है। अब यहां प्रश्न क्या क्या आ सकता है कि भाषाई कौशलों में, लिखिएगा भाषाई कौशलों में अमूर्त ग्रहणात्मक कौशल, अमूर्त ग्रहणात्मक कौशल है, अमूर्त ग्रहणात्मक कौशल है। यदि ये डायग्राम आपका सही होगा तो आप 1 सेकंड नहीं लगाओगे और इसका आंसर कर दोगे आप श्रवण। यदि मैंने ये कहा होगा कि भाषाई कौशलों में, भाषाई कौशलों में, भाषाई कौशलों में मूर्त, मूर्त ग्रहणात्मक, मूर्त ग्रहणात्मक कौशल कौन सा है, मूर्त ग्रहणात्मक कौशल है, तो आप बिल्कुल तुरंत जो है वो कह दोगे कि पठन। यदि आपको ये डायग्राम ध्यान में है तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, तो यहां अब देखो, अब मैंने आपसे ऐसे पूछ लिया कि अब यहां इसी प्रश्न को मैं वापस आपके सामने जो है मैंने कह दिया कि भाषाई कौशलों में ध्वनि विज्ञान, ध्वनि विज्ञान से जुड़ा, से संबद्ध ग्रहणात्मक कौशल कौन सा है, तब भी क्या होगा, श्रवण। देखिए, श्रवण और भाषण जो है, ये दो जो हैं वो किससे जुड़े हैं, मेरे साथ बोलिएगा। मैसेज कोई नहीं करेगा, केवल और केवल पढ़ोगे। प्रिय साथियों, श्रवण और भाषण ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं, ये ध्वनि विज्ञान का विषय है। और ध्वनि विज्ञान का विषय होने के कारण इसे अमूर्त कहा जाता है। जब हम सुनते हैं तब उसकी कोई आकृति नहीं होती कि ये अक्षर आकर के लगा और जो है कान में एक ख लगा है तब मैं बोलूंगा ख, इधर घ लगा है तब बोलूंगा घ, इधर झ लगा है तब झ बोलूंगा। इसलिए इसका कोई अमूर्त अर्थात कोई मूर्ति नहीं होती, कोई इसका आकार नहीं होता, किसी प्रकार का प्रकार नहीं होता, कोई रंग नहीं होता, कोई रूप नहीं होता। और इसलिए ध्यान रखना, श्रवण और भाषण, मैं जो बोल रहा हूं, आप जो सुन रहे हो, बोलो कैसा कौशल है आपके और मेरे बीच में, जो अभी इस समय, इस तत्कालीन समय में जो संवाद हो रहा है वो कैसा है, बोलो अमूर्त है। और अमूर्त होने, जो अमूर्त होता है वो क्या होगा, बोलो अनौपचारिक होगा। क्यों अनौपचारिक होगा? क्योंकि सुनने में और बोलने में, हेलो हेलो, सुनने में और बोलने में किसी प्रकार की कोई एक नियत स्थान नहीं होता। पढ़ने के लिए नियत स्थान होता है, इसलिए वो औपचारिक है। लिखने के लिए एक नियत स्थान होता है, कोई नियत समय होता है, इसलिए वो औपचारिक है। और इसकी शिक्षा जो है वो हमें कहां मिलती है? पठन और लेखन कौशल की शिक्षा गुरु के माध्यम से। अर्थात औपचारिक शिक्षा कौन सी है? ऐसी शिक्षा जो शिक्षक के द्वारा, जो एक शिक्षक के द्वारा जो है शिष्य को दी जाती है। वो कैसी शिक्षा है? औपचारिक शिक्षा है। लेकिन हमारा घर पड़ोस, माता पिता हैं, चाचा ताऊ हैं
और पड़ोसी जो हैं उनके माध्यम से जो हमें शिक्षा मिलती है वो अनौपचारिक है। और यही कारण है कि बालक की पहली पाठशाला जो है वो क्या है, उसका परिवार, यानी वो सुनना और बोलना कहां से सीखता है, अनौपचारिक रूप से माता और पिता के यहां रहते वो सीखता है। जबकि औपचारिक शिक्षण जो है, हम कहते हैं ना पढ़ा लिखा तो है, अर्थात आजकल के बच्चे जो हैं वो कई जन्मते ही पढ़ाना शुरू कर देते हैं। 2 साल के होते होते उनको जो है 15-20 तक पहाड़ा रटा दिया जाता है, टेबल रटा दी जाती है। लेकिन वो अनौपचारिक शिक्षा है। वो औपचारिक शिक्षा कब होगी, जब वो स्कूल में जाएगा, शिक्षक और शिष्य के मध्य औपचारिक शिक्षा होती है। तो यहां पर सुनने और बोलने का संबंध ध्वनि विज्ञान से है। ये दोनों अमूर्त है, ये दोनों अनौपचारिक है। लेकिन ध्यान रखना, सुनना इनपुट है, क्योंकि इससे हम आगत करते हैं, हम इससे ग्रहण करते हैं। जबकि बोलना जो है वो क्या है, जो मैंने ग्रहण किया था उसको मैं बोल रहा हूं, दैट मीन्स ये आउटपुट है। और आउटपुट को हम क्या बोलते हैं, बोलो, निर्गत बोलते हैं। बात समझ में आई। उसके बाद में ये ध्यान रखो कि पढ़ना और लिखना, पढ़ने के लिए कुछ शब्द की आकृति जरूरी है, और आकृति जरूरी होने के कारण आकार, यहां पर आकार प्रकार रंग नहीं होता, लेकिन यहां पर आकार आ गया है, प्रकार भी आ गया है। किस प्रकार का शब्द है, रंग रूप सब आ गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, इसलिए ये क्या है, मूर्त है। और पठन और लेखन, ये जो कौशल है वो किससे जुड़े हैं, बोलो, लिपि विज्ञान से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं, लिपि विज्ञान से। क्योंकि पढ़ना भी लिपि को पढ़ते हैं हम, ध्यान रखना, और लिखते भी किसको हैं, लिपि को लिखते हैं। इसलिए पढ़ना और लिखना ये दोनों क्या है, बोलो, लिपि हैं। ऐसे आपको ध्यान रखना है। और अब यहां पढ़ना जो है उसका संबंध ग्रहण से है, लेकिन लिखने का संबंध किससे है, अभिव्यक्ति। हम अभिव्यक्ति कितने प्रकार से करते हैं, या तो 2 प्रकार से, या तो बोलकर या लिखकर, या तो बोलकर या फिर लिखकर। इस प्रकार से हम अभिव्यक्ति करते हैं। यदि मैं यहां पर एक डायग्राम और बनाऊं, और मैं यहां पर, मेरे साथ बनाइएगा, इधर आप एक बुद्धि बनाइए, बुद्धि बनाइएगा, और यहां पर बुद्धि के इस प्रकार जो है वो हम 2 ऐसे बना सकते हैं। एक यहां पर श्रवण लिखिए, श्रवण लिखिए, और इधर जो है वो क्या है, पठन। श्रवण और पठन, ये 2 हो गया। इधर जो है वो 2 बना दीजिएगा, एक है भाषण और एक है लेखन, भाषण और एक है लेखन। अब ये वाला जो है, इधर जो है ये क्या है, बोलो, इनपुट है। क्या है, इनपुट है। दैट मीन्स ये क्या है, आगत है। हम सुन करके या पढ़ करके क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, अवबोध करते हैं। क्या करते हैं, अवबोध। इसलिए ये मैंने लिखा है कि ग्रहण जो है वो किससे, श्रवण से और पठन से। ये ग्राह्यात्मकता है, इससे अवबोध होता है, इससे अर्थ ग्रहण होता है। अब यहां पर जाओ, इससे अवबोध होता है। अब मैंने आपसे पूछा कि भाषाई कौशलों में अवबोधात्मक कौशल कौन कौन से हैं जिससे हमें बोध होता है। तो एक तो श्रवण है और एक पठन है। श्रवण का उद्देश्य क्या है, सुनकर के ग्रहण करना। पठन का उद्देश्य क्या है, पढ़कर के ग्रहण करना। भाषण का उद्देश्य क्या है, जो है बोलकर अभिव्यक्ति करना। और लेखन का मतलब क्या है, लिख करके अभिव्यक्ति करना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इधर जो है वो आप इधर लिख दीजिएगा आउटपुट। और ये आउटपुट जो है वही क्या है, निर्गत है। क्या है, बोलो, निर्गत है। कंप्यूटर का एक सिद्धांत है, और वो सिद्धांत यह है कि गोरबेज इन गोरबेज आउट। हेलो हेलो, मेरे साथ बोलिएगा। कंप्यूटर साइंस में एक सिद्धांत आता है कि गोरबेज इन गोरबेज आउट। जैसा डालोगे वैसा निकलेगा, जिस प्रकार से और जिस प्रकार का डालोगे वैसा ही निकलेगा, जितना उतना ही निकलेगा। जिस प्रकार का तुम पढ़ोगे उसी प्रकार की तुम्हारी अभिव्यक्ति होगी। याद रखिएगा, यदि किसी ने श्रवण का मतलब केवल सुनना ही श्रवण नहीं है। हमारे शास्त्रों में कहा गया कि श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्यो, अर्थात श्रोतव्यो मंतव्यो, लिखिए मेरे साथ, श्रोतव्यो, मंतव्यो और निधिध्यासितव्यो। हमारा शास्त्र यह कहता है कि हमें सुनना चाहिए। श्रोतव्यो अर्थात सुनना चाहिए। सबसे पहली बात है कि यदि आप अच्छा सुनोगे
तभी अच्छा वक्ता बन पाओगे। यदि आप अच्छे श्रोता हो तभी अच्छे वक्ता बन पाओगे। तो केवल सुनना श्रवण कौशल नहीं है। यदि मैंने आपसे कहा कि मैं आप बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, क्या यह श्रवण कौशल के अंतर्गत आएगा? बहुत बड़ी ना करना नहीं आएगा। कब आता है? सुश्रुत्वा अर्थ ग्रहण। इसलिए कहा गया कि सुनकर के अर्थ ग्रहण, सुनकर के अर्थ ग्रहण, सुनकर के अर्थ ग्रहण जब होता है तभी उसको हम क्या बोलते हैं? श्रवण कौशल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो कौशल कब बनेगा? कुशलता कब आएगी? चतुराई कब आएगी? निपुणता कब आएगी? जब हम सुनकर के अर्थ ग्रहण भी करें। इसलिए कहा गया है कि श्रोतव्यो, ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। आपने कई बार सुना होगा कि मन लगाकर सुनो, ध्यान लगाकर पढ़ो, ध्यान लगाकर लिखो। ये ध्यान और मन ये कहां से आ रहा है? ये आसपास ही पूरा का पूरा शैक्षिक वातावरण जो है वो कहीं ना कहीं हमारे आसपास है। बस उसको हमें समझने की आवश्यकता है। इसलिए श्रोतव्यो, सुनो तो सही, लेकिन कैसे सुनो? जो है मन लगा करके। और पठितव्यो, पढ़ो, लेकिन पढ़ो भी कैसे? मन लगा करके, क्योंकि ये हमारा इनपुट है। और इनपुट जितना अच्छा होगा आउटपुट भी उतना ही अच्छा होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये भाषण और लेखन, ये आप समझ गए कि ये दोनों किससे जुड़े हैं? अभिव्यक्ति से जुड़े हैं। अभिव्यक्ति या तो हम बोल करके करते हैं या लिख करके करते हैं। और ये किससे जुड़े हैं? अवबोध से जुड़े हैं। तो मुझे लगता है कि यहां तक आपको आम सामान्य प्रश्नों से ऊपर तक का जो प्रश्न है, फिर मैं तो श्रवण कौशल सही कर रही हूं, बहुत बढ़िया, चलिएगा। प्रश्न कैसे आ रहे हैं वो साथ साथ में हम लोग उस पर भी डिस्कस कर रहे हैं। तो साथियों, अब हमें इसमें पढ़ना क्या है आगे जाकर के? हमने ये तो इसके बारे में हमने पढ़ लिया, कौन सा कौशल कैसा, कौन सा किस प्रकार से। और साथियों यहां अब आगे हमें यह देखना होगा कि श्रवण कौशल का उद्देश्य क्या है, श्रवण कौशल कैसा होना चाहिए, श्रवण कौशल के दोष कौन कौन से हैं, उसके निराकरण के उपाय क्या है, और उससे प्रॉफिट क्या होता है, उसकी कौन कौन सी शिक्षण विधियां हैं। तो इस प्रकार हम एक चीज को लेकर के आगे तक जाएंगे। अब यहां पर आइएगा, मैं आपको लिए चलता हूं यहां पर, और कुछ चीजें यहां पर हम इसके माध्यम से पढ़ने वाले हैं। भाषाई कौशल, भाषा कौशल से तात्पर्य है भाषा के उचित प्रकार से काम करने की सामर्थ्य प्राप्त करना, अर्थात संप्रेषण क्षमता भाषा कौशलों की दक्षता पर निर्भर होती है। कितनी बड़ी बात है कि हमारी जो संप्रेषण क्षमता है, अरे संप्रेषण का मतलब क्या है? इस संसार में जानी तो बहुत है, विद्वान बहुत है, जानने वाले बहुत है, अवबोध भरा पड़ा है, लेकिन वो संप्रेषण की क्षमता उनमें नहीं आती। कारण उचित प्रकार से सामर्थ्य प्राप्त करना है। संप्रेषण क्षमता किससे आती है? भाषाई कौशलों से। इसलिए हमारा सुनना मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, शास्त्रीय दृष्टि से और शैक्षिक दृष्टि से सही होना चाहिए, क्योंकि वो आधारभूत कौशल है। सुनने, हम अच्छा सुनेंगे तो अच्छा बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे तो पढ़ेंगे भी अच्छा, और जैसा पढ़ोगे वैसा ही आप लोग लिखोगे। ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए संप्रेषण क्षमता भाषा कौशलों की दक्षता पर निर्भर होती है। भाषाई प्रभावशीलता का मानदंड बोधगम्यता है। देखो, भाषाई प्रभावशीलता जो है उसका मापदंड क्या है, मानदंड क्या है? बोधगम्यता। अर्थात हम उसको समझ सकें, हमारी समझ विकसित हो सके, समझ विकसित हो सके, यही जो है बोधगम्यता है। और ये बोधगम्यता दो प्रकार से आती है, अर्थात हम ग्रहण दो प्रकार से करते हैं, एक तो सुनकर के और एक पढ़ करके। और सुनकर एवं पढ़कर भाषा को दो प्रकार से अभिव्यक्त किया जा सकता है, दो प्रकार से अवबोध होता है। हेलो, इन शब्दों को थोड़ा सा आगे, शब्द इधर उधर है, मतलब इधर उधर का मतलब तकनीकी शब्दावली है, तो उसको आप देख करके घबराना मत। अवबोध दो प्रकार से है, बोधगम्यता दो प्रकार से है। बोलो क्या है? सुनकर और पढ़कर। मेरे साथ बोलोगे, बोधगम्यता सुनकर और पढ़कर, और जो अभिव्यक्ति जो है वो क्या है? बोलकर एवं लिखकर। ये आपको ध्यान रखना है। आगे लिए चलता हूं। यही सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना भाषा शिक्षण के आधारभूत कौशल है, जिसको देखो एक नियम जो है वो इस प्रकार से, ट्रिक, वैसे ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। सुबो पाली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुबो पाली, ये सहज क्रम है। लेकिन इस सहज क्रम को कुछ
भाषा विद्वानों ने, कुछ भाषा विज्ञानियों ने इसको चेंज भी किया है, उसके आगे हम लोग बात करेंगे। सरयू प्रसाद कहते हैं पढ़ना और लिखना एक साथ होना चाहिए। मारिया मोंटेसरी कहती है कि इसका क्रम ये नहीं होना चाहिए, पहले लिखना आएगा फिर पढ़ना आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिएगा, और LSRW कहते हैं इसको, इससे भी आप याद कर सकते हो, लिसन स्पीक, अर्थात लिसन स्पीक और जो है रीड और राइट, LSRW सुबोपाली, या फिर जो है मैंने आपको जैसे बताया, या आप कैसे भी इसको याद कर सकते हो, यह ध्यान रखना है। पढ़ना को वाचन कहा जाता है, ये बहुत कुछ शिक्षक जो हैं इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं और विद्यार्थी भी। बांचना ऐसे याद रख लो कि बांचना ही वाचन होता है। चलिएगा, तो यही सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना भाषा शिक्षण के आधारभूत कौशल हैं, और भाषा शिक्षण के द्वारा इन चारों कौशलों में पारंगत होना सिखाया जाता है। भाषा इन चारों कौशलों के माध्यम से पारंगत होना सिखाया जाता है। भाषाई संप्रेषण तभी प्रभावी होगा जब ये चार कौशल मूल रूप से प्रभावी होंगे। अब यहां किसी व्यक्ति की संप्रेषण की क्षमता, संप्रेषण का मतलब है विचारों का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान। किसी व्यक्ति की संप्रेषण की सक्षमता उसके भाषाई कौशल की दक्षता पर निर्भर करती है। भाषाई कौशलों का स्वाभाविक एवं मनोवैज्ञानिक क्रम जो है, ये ध्यान रखना, स्वाभाविक और मनोविज्ञान, अर्थात मनोविज्ञान जैसा मानती है उसका जो क्रम है, और ये बिल्कुल बात ठीक है। एक बच्चा जब इस भूमंडल पर पहली बार अवतरित होता है, सबसे पहले, क्योंकि कान से सुनना जो है ना, वो क्या है, वो जो है वो ऐच्छिक क्रिया नहीं है, वो अनैच्छिक है, वो अनिवार्य क्रिया है। आंखों को आप बंद भी कर सकते हो, लेकिन कान को कभी भी जो है इस बंद भी करोगे तो इसकी सरसराहट भी होगी, इसलिए सुनना अनिवार्य है, ये आपको ध्यान रखना है। मनोवैज्ञानिक है, पहला सुनना, और ये सहज बात है कि सुनेगा वही बोलेगा, क्योंकि जैसा गोरबेज इन गोरबेज आउट, याद रखो। और फिर जो है पढ़ना और फिर लिखना, इसलिए LSRW। प्रथम एवं सरल कौशल कौन सा है, आपसे पूछा जा सकता है। सुनना, प्रथम एवं सरल कौशल कौन सा है, बोलो कौन सा है, सुनना। सभी कौशलों का आधार स्तंभ कौन सा है, सुनना, क्योंकि सुनने से ही सारी चीजें, पहला सोपान जब आप चढ़ लेते हैं, जब क्लियर कर लेते हैं, उसी के बाद में आगे आप लोग पहुंचते हैं। अंतिम एवं कठिन कौशल क्यों है, कि कौन सा है, लिखना। क्यों है, क्योंकि सभी कर्मेंद्रियां और करीबन सभी ज्ञानेंद्रियां उसमें इन्वॉल्व हो सकती है। सभी कौशलों का स्थायी कौशल कौन सा है, लिखना, क्योंकि लिखी हुई चीज जो है 100 बके एक लिखे, 100 बके एक लिखे। तो यहां पर यह ध्यान रखो कि 100 ने बक दिया लेकिन एक ने लिख दिया, इसलिए लिखित जो है, मैं आपको कई बार बताता हूं कि भाषा का जो लिखित रूप है वो स्थायी है, वो प्रभावशाली है, वो शाश्वत है, वो सार्वभौम है, वो सनातन है। आज से हजारों साल पहले जो चीज लिखी गई थी, यदि उसकी पांडुलिपि भी हमारे पास है तो हमारे पास ये साक्ष्य है कि साहब ऐसा हमारे पूर्वज लिख करके गए थे। अब यहां पर मारिया मोंटेसरी के अनुसार भाषाई कौशलों का क्रम जो है वो सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना है। यहां ये ध्यान रखना, वो सुबोपाली नहीं रहा है, अब सुबोलिप हो गया है, सुबोलिप हो गया है, सुबोलिप हो गया है, ध्यान रखना। तो ऐसे, खैर ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं। मारिया मोंटेसरी के अनुसार अंतिम एवं कठिन कौशल कौन सा है, बोलो कौन सा है, पढ़ना। मारिया मोंटेसरी के अनुसार पूछे तो ही यह ध्यान रखना, किसी विशेष, बाकी कौन सा है, लिखना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लिखने में सारी इंद्रियां, यस सर लिखना लास्ट में सीखा था, बिल्कुल राजकुमार पुनिया। चलेगा, मारिया मोंटेसरी के अनुसार अंतिम एवं कठिन कौशल कौन सा है, बोलो पढ़ना। और विशेष सरयू प्रसाद के अनुसार पठन एवं लेखन एक साथ होना चाहिए, पढ़ना और लिखना एक साथ होना चाहिए, ये करवाए जाने चाहिए। इन्होंने तो अपनी राय दे दी थी, बस इतनी सी एक बात थी। अब यहां पर भाषाई कौशल एवं उनका मुख्य उद्देश्य क्या है, सुनना जो है वो सुनकर के अर्थ ग्रहण करना, संस्कृत में कहा जाता है श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम, श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम, अर्थात सुनकर के अर्थ को ग्रहण करना, श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम। और बोलने का मतलब मुख्य उद्देश्य क्या है, बोलकर अभिव्यक्ति करना, ऐसे नहीं कि बोलकर अर्थ ग्रहण कर लो। ये ध्यान रखना, कई बार क्या होता है ना, भाषाई कौशलों के संदर्भ में असंगत कथन, और आपने पढ़ लिया कि सुनकर के अर्थ ग्रहण करना, अच्छा इसमें बोल करके अर्थ ग्रहण करेगा, बोल करके अर्थ ग्रहण नहीं करता है, जो है बोल करके तो मतलब हुआ कि जो है अर्थात भाषण अभिव्यक्ति, भाषणात अभिव्यक्ति, भाषण से जो है
अभिव्यक्ति करना, भाषण से अभिव्यक्ति करना। फिर पढ़ने का मतलब क्या है, संस्कृत में कहा जाता है पठित्वा अर्थ ग्रहणम, पठित्वा अर्थ ग्रहणम, अर्थात पढ़ करके अर्थ का ग्रहण करना। पठित्वा अर्थ ग्रहणम, पढ़ करके अर्थ को ग्रहण करना, यह ध्यान रखना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और लिखने का क्या है, जो है लिखित्वा, लिखित्वा अभिव्यक्ति, लिख करके अभिव्यक्ति। तो यहां पर अभिव्यक्ति, अब ये बात साफ हो गई कि भाई ये अभिव्यक्ति है और ये अभिव्यक्ति है, सॉरी ये अर्थग्रहण है और ये अर्थग्रहण है, ये अभिव्यक्ति है और ये अभिव्यक्ति है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर ये क्रम हो गया, ये भाषाई कौशल है, इनका मुख्य उद्देश्य हो गया। अब आपको ध्यान रखना है कि सुनना अर्थात श्रवण किससे जुड़ा है, श्रवण जो है वो किससे जुड़ा है, ध्वनि विज्ञान से। किससे, ध्वनि विज्ञान से। और ध्वनि जो है उसकी, अब ध्वनि का कोई रूप तो होता नहीं है, जो मैं बोल रहा हूं ऐसा नहीं है ना कि ये क आ रहा है आपकी तरफ और मैंने बोला और आपके अंदर जो है घुस गया, ऐसा तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या, ये अमूर्त है। और दूसरी बात अनौपचारिक है, मैंने आपको बता दिया था अनौपचारिक और औपचारिक क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर जो है ये आपका बोलना जो है, बोलने का मतलब क्या है बताया था, भाषण। भाषण जो है वो किसका विषय है, ध्वनि विज्ञान का, अमूर्त है, क्योंकि ध्वनि विज्ञान होगी तो अमूर्त होगा, और ये क्या है, अनौपचारिक होगा। फिर पढ़ना, पढ़ना का मतलब पठन जो है, पठनम कौशल जो है वो किससे जुड़ा है, लिपि विज्ञान से। और लिपि होगी तो उसका कोई रूप होगा तो मूर्त हो गया। और ये इसका शिक्षण मैंने आपको बताया था कैसे होता है, तो औपचारिक होता है। लिखना, इसको लेखन बोलते हैं, तो लेखन जो कौशल है वो भी लिपि विज्ञान से जुड़ा हुआ है, मूर्त है, और ये औपचारिक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। अब ये सुनना और पढ़ना, ये ग्रहण करते हैं इसलिए इनपुट, इससे हमने बहुत ज्यादा चीजें बता दी है, इसलिए इसको ग्राह्यात्मक, आपसे पूछा जा सकता है कि ग्राह्यात्मक कौशल कौन सा है, अवबोधात्मक कौशल कौन सा है, और अर्थ ग्रहणात्मक कौशल कौन सा है, तो ये ध्यान रखना। इसी प्रकार बोलना और लिखना अभिव्यक्ति अर्थात आउटपुट से जुड़ा हुआ है, अभिव्यंजनात्मक, अभिव्यक्तात्मक अथवा प्रक्षेपणात्मक, प्रक्षेपणात्मक, ये ध्यान रखना। अब ये प्रक्षेपणात्मक शब्द आ जाए तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे। प्रक्षेपण का मतलब क्या है, फेंकना, अर्थात जो अंदर आया है उसको बाहर फेंकना, ये प्रक्षेपणात्मक हो गया। ये अभिव्यक्तात्मक हो गया। इसी का नाम अभिव्यंजना का मतलब प्रकाशित करना, कोई चीज जो हमारे अंदर है उसको प्रकाशित करना, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब यहां पर भाषा के अर्थात भाषा के मूलभूत 4 कौशल होते हैं जिनमें अंतर संबंध होता है। सबसे बड़ी बात है कि भाषाई कौशल जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि हम पहले सोपान से जो है सीधा जो है ऊपर चले गए। सुनो और सुनते ही बच्चे को कहो 8 महीने का होता है, जब 9 महीने का होता है पहला शब्द बोलता है तब बोलो कि तुम तो लिखना शुरू करो, तो यह संभव नहीं है। इसलिए अंतर संबंध होता है, ये अन्योन्य आश्रित होते हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ऐसा नहीं किया जा सकता कि किसी कौशल को लांघ करके किसी दूसरे कौशल में दक्षता हासिल की जा सकती हो। तो यह आपको ध्यान रखना है। जहां भाषा अधिगम सुनने से प्रारंभ होता है, सुनकर बालक अर्थ ग्रहण करता है। भाषा अधिगम कहां से प्रारंभ होता है, सुनने से। यह ध्यान रखना, भाषा अधिगम मानी सीखना, भाषा का अधिगम, अधिमनी म, गम मनी जाना। भाषा हमारे अंदर कब जाने लगती है, आरंभ में, सुनने से प्रारंभ होता है। सुनकर बालक अर्थ ग्रहण करता है, तभी उसको हम सुनना कौशल कहेंगे। सुनने के आधार पर वो क्या करता है, बोलना, भाषण सीखता है। जैसा सुनना होगा वैसा बोलना सीखेगा। बोलकर भावों की अभिव्यक्ति करेगा और बोलने के आधार पर उसके पढ़ने एवं लिखने की क्रिया पर भी उसका असर पड़ेगा, क्योंकि जैसा बोलेगा वैसा ही वो लिखेगा। यह आपको ध्यान रखना है। जैसा पढ़ेगा, यदि मैंने ईश्वर लिखा है, ईश्वर लिखा है, तो आप इसको, यदि ईश्वर लिखा है ईश्वर पढ़ोगे तो वहां जाकर के समस्या हो सकती है कि ईश्वर होगा कि ईश्वर होगा। इसी प्रकार मैं बहुत बार बताता हूं, हम लिखते तो औषध है और बोलते औषध है। अब वहां जाकर के समस्या यही हो जाती है कि ये होगा कि ये होगा। हम लिखते तो ऐश्वर्य है और बोलते क्या है, ऐश्वर्य बोलते हैं। तो ध्यान रखो, इसलिए एक शिक्षक का यह परम दायित्व होता है कि वो अच्छी तरह से लिखे और अच्छी तरह से बोले, ताकि विद्यार्थी उसके अनुपात में उसको आदर्श मानते हुए अपने जीवन में ये सही क्रियाएं कर सके। ऐश्वर्य लिख रहे हो तो ऐश्वर्य मत बोलो,
ऐश्वर्य ही बोलो। ये क्या है बोलो, ऐ है। ये क्या है, औ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए बोलने के आधार पर उसके पढ़ने और लिखने की क्रिया पर भी उसका असर पड़ेगा। इस प्रकार चारों कौशल महत्वपूर्ण है और ये सह संबंधित है। इस बात को महत्वपूर्ण कर लेंगे कि ये सह संबंधित है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भाषाई कौशल ये हो गया, चलो अर्थग्रहणात्मक समझ ये दोनों है, ये तो इधर उधर हो गया, ध्यान रखना ये दोनों हो जाएगा। और अभिव्यक्तात्मक, अभिव्यक्त करना, ये बोलकर और लिखकर हो जाएगा। और अर्थग्रहण कौशल जो है वो क्या है बोलो, श्रवण। अर्थग्रहण कौशल श्रवण कौशल है, सुनना। और यहां से हम लोग अब जो है श्रवण कौशल के विषय में विशेष बातें करेंगे। हम लोग श्रवण कौशल की जो है कौन कौन सी विशेषताएं हैं, क्या उसकी अपेक्षाएं हैं, क्या अपेक्षा होती है श्रवण कौशल के लिए, क्या उसके दोष है, क्या उसके निराकरण है, इन तमाम चीजों पर हम लोग बात करने वाले हैं अगले व्याख्यान पर। ये जो आज व्याख्यान हुआ उसको बहुत शानदार ढंग से आप लोग सुनोगे और मुझे उम्मीद है कि जितना अभी तक जो पढ़ाया गया उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह आपको नहीं हुआ होगा। क्योंकि यदि मेरी अभिव्यक्ति में, मेरे ग्रहण में कोई संदेह नहीं है तो मेरी अभिव्यक्ति में भी कोई संदेह नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है कि जैसा ग्रहण करोगे वैसे ही बार अभिव्यक्त करोगे। याद रखना, एक सिद्धांत मैंने आपको दिया था, गोरबेज इन गोरबेज आउट। जैसा जिस प्रकार से और जिस तरह का हम ग्रहण करते हैं उसी प्रकार की हमारी अभिव्यक्ति होती है। इसी भावों के साथ और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे मिलूंगा कल जो है इसी व्याख्यान को हम निरंतर करेंगे। नमस्ते, धन्यवाद।